तो पिछले एपिसोड में एक चीज तो क्लियर हो गई थी, ये फोर्थ इविल गॉड अब तक की इविल गॉड से कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर है। कैटेस्ट्रॉफी जो कि आई होती है एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर, इसका नाम था मोटुओ। इसे एक बहुत बड़ा जाइंट दिखा जाता है जिसकी कल्टीवेशन 8th रीइंकार्नेशन रियम में पहुंच चुकी है, और इस समय एंडलेस फायर टेरिटरी के अंदर 6th रीइंकार्नेशन की भी कमी थी। यनिन की कल्टीवेशन 5th रीइंकार्नेशन के बस पीक पे होती है। फिर हमें मालूम पड़ा था कि ये मोटू और शाओ क्लैन से बहुत गहरी दुश्मनी रखता है, लेकिन क्योंकि टेरिटरी की जिम्मेदारी जियान यन को सौंप के गया था, तो ऐसे खतरे के सामने भी अपने कदमों को पीछे खींच नहीं सकती थी। फिर क्या लास्ट मोमेंट में शुरू कर देती है फ्लावर गॉड इनहेरिटेंस को। वेल एक्चुअली में जो उसकी फ्लेम स्पिरिट थी वो पिछले गॉड के एक ट्रेस को कैरी करती है। जब ये यूनियन के माथे में मर्ज होता है तो होने लगते हैं कुछ बदलाव, उसके अंदर एक प्रेजेंस जागती है। हम एपिसोड को यहीं से शुरू करेंगे, जिस पर यूनियन के आईब्राउज के बीच में वो खूनी फ्लावर गॉड पैटर्न अपीयर होता है। तो फ्लेम की स्पिरिट पूरी तरह से गायब हो गई थी, क्या कोई ट्रेस नहीं बचता। एट द सेम टाइम ऐसा लगता है यूनियन की खुद की जिंदगी का भी काउंटडाउन शुरू हो गया हो। वो महसूस कर पाती उन चेंजेस को, उसकी स्ट्रेंथ, इसका इस्तेमाल अब जैसे तैसे किया जा सकता था, लेकिन जो अपने अंदर से मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन फील कर रही होती है वो यूनियन की कॉन्शियसनेस को लेके जाती है किसी और दिशा में, एक ऐसी जगह जो यहाँ से बहुत बहुत दूर थी। ये ऐसा लगता है उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर हो। वहाँ इंतजार कर रहा होता है वो ट्रायल, वो इम्तिहान जो कि फ्लावर गॉड बनने के लिए पास करना जरूरी है। यूनियन एक चीज को तुरंत समझ जाती है कि उसकी अभी की कल्टीवेशन को देखते हुए उसे उस जगह के बिल्कुल करीब भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई उस रास्ते को सच में खोलना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए होगी। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि कोई भी शब्द जिसमें गॉड जुड़ा हुआ हो, इसका नॉर्मल होना तो पॉसिबल ही नहीं है। सीन जाता है उस मोटुओ के अंदर। एक्चुअली में जैसे ही फ्लावर गॉड की सील एक्टिवेट होती है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वो जो कुछ समय का फियर और किलिंग इंटेंट था अब इसे रिप्लेस कर लिया होता है ग्रीड यानी कि लालच ने, क्योंकि वो यूनियन की बॉडी की उस चीज को पहचान पाता है। ये कोई ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस नहीं थी, बल्कि ये जुड़ी है उस गॉड रेजिडेंस से। चाहे फ्लावर गॉड और मून गॉड, डीमन गॉड या पॉइजन गॉड, अगर पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के इतिहास की बात कर रही है तब भी उन किताबों में इन एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत कम ही लिखा गया था। गॉड पैराडाइज के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन इनके अंदर सच्चाई कितनी और झूठ कितना कोई भी नहीं जानता। क्या वो किताबें जानबूझ के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं, या वो सो कॉल्ड गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं किसी अनजानी जगह पे? वो इस दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे रिडिकुलस गेम खेल रहे हो। वेल इसके बारे में कोई नहीं जानता था, और ना ही कोई जा पाया था गॉड के पैराडाइज लॉस्ट में। लेकिन जो फ्लक्चुएशन उनकी आईब्राउ से निकलती है वो साफ तौर पर नॉर्मल 8th रीइंकार्नेशन से ऊपर जा चुकी थी। मोटू एक ही पल में जज कर लेता है ये डिवाइन रेजिडेंट की चीज है, और इसकी कीमत उसकी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। उसके लिए एक डिवाइन आर्टिफैक्ट प्रीशियस होता, एक होली फ्लेम प्रीशियस होती, लेकिन अगर गॉड के घर की किसी भी चीज से इससे कंपेयर किया जाए तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल कचड़े हैं, क्योंकि ये भली कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो, लेकिन उस लेजेंडरी 2 गॉड रियम को छू पाना कोई भी उस रास्ते को जोड़ता नहीं है। मोटू को ऐसा लगता है कि अगर वो उस चीज को हासिल कर पाता है तो उसे सच में वो गॉड हुड का रास्ता दिख जाएगा। उसकी नजरें टिकती हैं यूनियन के ऊपर, और खुले लालच से भरी उसकी आवाज गूंजती है। कहता है उस चीज को मेरे हवाले कर दो, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यूनियन का शरीर अभी एंडलेस फायर टेरिटरी के आसमान में धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था। उसके वो दोनों सफेद जेट जैसे हाथ धीरे से खुलते हैं। एक ही पल में पूरी एंडलेस फायर टेरिटरी का एयर फ्लो, वातावरण, ये ट्रांसफॉर्म होता है। जमीन पर न जाने का फूलों का समुद्र बन गया था, वो रंग बिरंगी फूलों की दुनिया। ये एंडलेस फ्लेम टेरिटरी तो कम एंडलेस फ्लावर टेरिटरी ज्यादा लगती है। और तो और वो इविल पावर जो कि बैरियर को लगातार करप्ट करने की कोशिश कर रही थी, ये अचानक से चीची की आवाज के साथ पीछे हटने लगी थी। बस वो पावरफुल लोग थे जो कि उस ब्यूटी के नीचे उस डेडली फोर्स को महसूस करते हैं। यूनियन सीधा देखती है मोटुओ को और कहती है अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर ले क्यों नहीं लेते। अगले पल मोटू ने रिप्लाई किया था, उसका शरीर बढ़ता है, डिमोनिक एनर्जी बूम शावों की भाषा इरप्ट हो गई थी। फिर वो फूलों के समंदर को तोड़ते हुए यूनियन की तरफ बढ़ जाता है। ये देखे यूनियन बस एक कोल्ड स्नॉट करती है। टैची हैवली एम्पर सोड होती है एक्टिवेट, उसके माथे का पैटर्न जलने लगा था। फिर एक सफेद रंग का फूल जो कि इस दुनिया को बिलोंग नहीं करता, वो धीरे से उस डिवाइन सोड के ऊपर अपीयर होता है। ये पूरे ब्लेड के ऊपर फैल गया था जैसे उसे कवर कर लिया हो। इस पल हेवन और अर्थ बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। इस ज्वालिंग कॉन्टेंट को भरने वाला वो एंडलेस ऑरा ये उस अथॉरिटी के सामने सर झुकाने लगा था। जहाँ तक बात रही आवाजों की तो ये बिल्कुल मिटाई जा चुकी थी। पीछे बस एक बहुत सॉफ्ट साउंड रह जाता है, और जब ये दुनिया बिल्कुल थम गई होती है फाइनली इसी मोमेंट में मूव होती है यूनियन। उसके वो लंबे बाल फ्लटर करते हैं, हाथ एक ब्यूटीफुल आर्क को बना के नीचे की तरफ आया था। वो सफेद रंग की सोर्ड लाइट पूरी एंडलेस फायर टेरिटरी को हम कर देती है। ये ऑरा था टेरिफाइंग एब्सोल्यूट, जैसे इसके
इसके सामने आने वाली हर एक जिंदगी मिटा दी जाएगी। इस सीन को देख के मोटू दौड़ के बोलता यू आर कॉटिंग डेथ। उसके पीछे का जो ह्यूज गोलम था वो भी अपने दोनों हाथों को बढ़ा के अपनी सारी पावर को रिलीज करता है। हम उसकी एक फिस्ट के ऊपर बनती हुई देखते हैं एक रहस्यमयी मार्क को। जब निशान अपीयर हुआ था खूनी लाल डिमोनिक एनर्जी भयानक हो जाती है। फाइनली बढ़ता है एक सिंगल पंच, लेकिन बस इस एक पंच ने एंडलेस फायर टेरिटरी के उन एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन को अगली कर दिए होते हैं। वो खूनी लाल और एक विशेष ड्रैगन में बदल जाता है जो कि ट्विस्ट होकर धाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसकी मौजूदगी में आसमान ही डिस्टॉर्ट होने लगा था। फिर आसमान में जो कोलिजन होता है उसे टेरिटरी में कोई भी नहीं देख पाता क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही तेज हुआ था, कुछ ज्यादा ही वॉलेंट। इट वॉज बेसिकली टू ओवरवेलमिंग। और अगले पल आसमान से एक फिगर नीचे गिरता है। ये और कोई नहीं बल्कि यनियन थी जो कि बिल्कुल उस फूल की तरह लगती है जिसने अपनी पंखुड़ियों को खो दिया हो। जैसे तूफान में गोल गोल घूमती एक छोटी सी टहनी। हाँ, उसके पास फ्लावर गॉड मार्क की प्रोटेक्शन थी। यही कारण था जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को बचा पा रही थी। ये वो अजीब सी डिवाइन फ्लक्चुएशंस होती हैं जिन्हें मोटू अभी छू नहीं सकता था, ना इन्हें समझा जा सकता है। और अगर वो फोर्सफुली इन्हें हासिल करने की कोशिश करता है फ्लावर गॉड के डिवाइन विल की वो सच्ची पावर, ये बदले में उसे भी डिवावर कर लेगी। आखिरकार इस विल को एक गॉड ने छोड़ा था और मोटू इसमें टांग अड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता है। लगता है मोटू ने रियलाइज कर लिया था। उसकी आंखों का कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल तुरंत ही गायब हो जाता है। इसकी जगह ले लेता है कि एक्सट्रीम रेज। फिर वो मैड स्माइल अपीयर होती है। वो तेजी से हंसने लगा था। किसी चीज को वो हासिल नहीं कर सकता तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। जब वो दोनों छोटे से बच्चे टियानलोंग और डिफेंग ये देखते हैं, दोनों के एक्सप्रेशन ग्रेव हो गए थे। बिना हेजिटेशन के आगे फ्लैश होते हैं। ये होल्ड करते हैं इनके शरीर को। अभी उसकी सिचुएशन बहुत डेंजरस और शॉकिंग लग रही थी क्योंकि इनके सामने खड़ा होता है एथ रीइंकार्नेशन पावर हाउस। यूनियन के मुंह से कमजोर साई की आवाज बाहर आती है। उसकी नजरें दूर मोटुओ के ऊपर जाती हैं। उन आंखों में एक हेल्पलेसनेस थी। फिर वो अपने मन में सोचती है अगर जियान यहाँ पे होता तो क्या ये रिजल्ट अलग होता। एट द सेम टाइम ऊपर बादलों में से फोर्थ इविल गॉड ये सब देख रहा होता है और जिस तरीके से उसका लेजी पोस्चर होता है लगता है बीच में इंटरफेयर करने की उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो एंजॉय करता है तबाही को। फिर उसकी वो कोल्ड और काम आवाज गूंजती है कि मोटुओ ये एंडलेस फायर टेरिटरी वो फाउंडेशन है जिसे जिया ने क्रिएट किया है। वो शाओ क्लैन का डिसेंडेंट। उसका मतलब साफ था कि वह स्लॉटर नहीं बल्कि ह्यूमिलिएशन होना चाहिए। वो बेइज्जती जो कि जियान के सर पे मड़ी जाएगी। मोटुओ ने धीरे से अपने सिर को उठाया था। उसके होठ बनाते हैं क्रूअल स्माइल को। वो उन बादलों को देख के अपने दोनों हाथों को पास में लाता है जैसे वो प्रार्थना करना चाहता हो और कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो इन सबको मरने दो। ये कहती है उसकी दोनों हथेलियां फिर से हटती हैं और इनके बीच में से निकलते हैं वो अजीब से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये उसके शरीर से रिफ्लेक्ट होने लगे थे। इवन पीछे का जो बड़ा सा गोलम था उसके सामने भी एंशिएंट बुद्धिस्ट सिंबल्स दिखाई देते हैं। बस फर्क ये था कि ये होली स्क्रिप्चर्स नहीं होते। इनमें से कोई दया की भावना महसूस नहीं करी जा सकती बल्कि ये भरे होते हैं ब्लड रेड मर्डरस ऑरे से। ये मोटू की बॉडी से अनकंट्रोलेबली निकलते हैं जैसे वो होल्ड बैक न करना चाहता हो। वो तैयार कर रहा था अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को क्योंकि इस एंडलेस फायर डोमेन को मिटा के उसे शांति मिलेगी। सिंपल एंडलेस फायर डोमेन के एक रास्ते में कुछ लोगों का एक समूह दिखाई देता है। ये म्यूफंग, युआनियन, येंची और बाकी के लोग थे। जब सबको लग रहा था कि सबको चुपचाप से हो जाएगा इसी पल म्यूफंग अपने सिर को घुमाता है। हाथ में अपीयर होता है एक डिवाइन वेपन। जैसे जैसे झटका दिया गया था टेरिफाइंग ब्लैक ऑरा इरप्ट होता है हमें, जिसके अंदर दिखाई देते हैं अनेक घोसली सोल्जर्स। सब ऊपर के उन बादलों की तरफ बढ़े थे तो डोवेन को अपने नीचे दबाना चाहते थे। तुरंत ही नीचे आने वाला प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है और म्यूफंग डिक्लेयर करता है कि इस दुनिया को हम खुद प्रोटेक्ट करेंगे। फाइनली जस्ट उसके पीछे युआनियन ने कदम बढ़ाए थे कि वो मोटे मोटे गाल कांपते हैं। शरीर से निकलती है वो कोर इंस्क्रिप्शंस। वो सीधा कई होली फ्लेम की ओरिजिन स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर लेती है और बनाती एक मैसिव फ्लेम बैरियर वॉल को जो कि एंडलेस फायर टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने लगती है। गूंजते युआनियन के शब्द। वो कहती है फॉर्मेशन पावर ऑफ इंस्क्रिप्शन पैटर्न्स एंडलेस फायर टेरिटरी वल्कन हेवनली एब्सोल्यूट फॉर्मेशन। एट द सेम टाइम येंची, शाओ क्लैन के गार्डियंस और बाकी के हाई रैंकिंग एक्सपर्ट्स ये भी एक्शन लेते हैं। सोल पावर, वाटर एट्रीब्यूट पावर, डिफेंसिव टेक्निक्स, इनके पास जो भी था सब इस्तेमाल होता है। मोटू की बड़ी बड़ी आंखें इन सबको देखती हैं। फिर वो तेजी से हंसा था क्योंकि उसके लिए सब बहुत कमजोर थे। इन्हें चींटियां भी खा जाना सही नहीं होगा। मोटू की नफरत होती है शाओ क्लैन से। जैसे अपने हाथ को ऊपर करता है वो गोलम अपने मुंह से एक बहुत अजीब सी आवाज को निकालता है। उसको बीच में लेके भयानक ऑरा फैलाता जैसे हेल ने अपने मुंह को खोल दिया हो। ये डोमिनिक होपलेस करप्शन की दुनिया होती है जिसमें मोटू एक एम्परर लगता है। उसकी वो ठंडी घमंड से भरी हुई नजरें और वो आवाज जैसे खूनी नफरत टपक रही थी पूरे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में गूंजती है। वो कहता है शाओ क्लैन के सारे डिसेंडेंट्स मरना डिजर्व करते हैं और आज मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने वो सबसे निर्दयी चीज बोली थी। वो सबसे कहता है कि तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो फिर दोष दो शाओ क्लैन को। इसके बाद वो खूनी रियल
एकदम नीचे की तरफ डिसेंड होता है। ये डिवावरिंग डिमोनिक एनर्जी की समुद्र की तरह एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर मौत का साया बन गया था। वो जायंटिक गोलम जिसमें से रिलीज होती इविल पावर ये उस फिरोशियस डीमन रियम से मिल जाता है। नीचे लोगों को ऐसा लगता है जैसे आसमान ही टूट गया हो और वो दसियों हजार मीटर चौड़े माउंटेन्स एक साथ नीचे गिर रहे हो। ये अपने साथ एब्सोल्यूट सप्रेशन डिस्ट्रक्शन को लेके आते हैं। फिर जब इनका एंडलेस फायर टेरिटरी के बैरियर से संपर्क होता है गूंजती एक अर्थ शैटरिंग बूम की आवाज। एक ही पल में प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े सबके खून जम जाते हैं। ये अपनी बॉडीज की पावर को मोबिलाइज नहीं कर पाते, मानो जो ये सामने से अटैक आ रहा है इसे डॉज न किया जा सकता हो और न ही किया जा सकता है इसका विरोध। अगर इस सब में एंडलेस फायर टेरिटरी को एक्सट्रीमली डेंस होली फ्लेम पावर के बैरियर ने नहीं प्रोटेक्ट किया होता तो वो इविल ऑरा सबको डिवावर कर लेता। लेकिन तब भी पूरे डोमेन का वॉइड ये चटकने के साइंस को शो कर रहा था और पूरी दुनिया ही इनकम्प्लीट हो गई हो। डीमन रियम जो कि डिमोनिक एनर्जी को उगलता है ये लगातार एंडलेस फायर टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करती है, चाहे वो शहर हो या फिर पहाड़। जो भी इलाका इसके संपर्क में आता है बिल्कुल हेल बन जाता है। वो इविल डिमोनिक एनर्जी बहुत तेजी से फैलती है, सभी दिशाओं से सुनाई देती है वो दहाड़ और चीखों की आवाजें। ये वो डेस्परेट क्राइज थी जैसे अभी जमीन ही रोना चाहती हो। अभी टेरिटरी के अंदर जहाँ जहाँ तक नजरें पहुंच रही थी वहाँ बहुत चौड़ी चौड़ी और गहरी दरारें बन चुकी होती है। इनके अंदर से निकलते हैं वो लाल रंग के बलबुले। ये दुनिया बन जाती है एक तरीके का खंडर। लेकिन अगर चीजें बस यहाँ तक रुक जाती तब भी कोई बात थी। वो इविल डेवल पावर से बनी हुई खाइयां वो गड्ढे इनमें से अचानक से निकलने लगती हैं डिमोनिक वाइन्स। उन वाइन्स के ऊपर पहने पहने कांटे दिखाई देते हैं जो ग्रीडी ट्विस्टेड और क्रूअल लग रहे थे और इनका निशाना सबसे पहले कमजोर लोग बने थे। कोई भी जो कि इनके संपर्क में आता था वो तुरंत ही बांध लिया जाता है। फिर उसकी हड्डियों में से चरचर की आवाजें आती है और वो शरीर बन जाते हैं प्योर पावर में। ये बेसिकली इंसानों को चबा के इनके अंदर के लाइफ और एक उन खाइयों के अंदर भेजती है मानो इस डिमोनिक सोर्स को खाना दे रहे हो। एंड वैली एक्चुअली में नरिशमेंट बन रहे होते हैं मोटुओ के लिए, क्योंकि जैसे जैसे और भी लोग सेक्रीफाइस होते हैं उसकी त्वचा पे दिखने वाले वो अजीब से पैटर्न्स ये और भी साफ और भी क्लियर होते जा रहे थे। इस मंजर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जब इवन एंडलेस फायर टेरिटरी के वो हाई लेवल के एक्सपर्ट्स भी ऐसे नजारे को देखते हैं इनका दिल फियर से भरने लगता है। ऊंचे ऊंचे किले, पवेलियंस और टेरेसेस अभी एक एक करके ढहते चले जाते हैं। वो धूल मिट्टी खून हर जगह दिखाई देता है जो कि सीन को और भी ब्लडी बना रहा था। हमारा फोकस जाता है यूनियन के ऊपर जो कि अपने होठों से खून को पहुंचती है। एक बार फिर से उसके शरीर के अंदर की पावर बॉयल होने लगी थी। साथ में ताइची हेवली एम्पर सोर्ड ऊपर उठती है। टेक्निक थी ताइची हेवन एंड अर्थ सोर्ड। उसके हाथों की डिवाइन सोर्ड ट्रेम्बल होती है, गूंजती वेंगोंग वेंगोंग की आवाजें। हम इसमें से अनेकों पत्तियों को झड़ते हुए देखते हैं। फिर यूनियन अपनी उठती हुई आवाज में कहती है 10,000 फ्लावर्स रिटर्न टू देयर नेस्ट। जब टेरिटरी के बाकी के एक्सपर्ट्स ने देखा था कि इनकी मिस्ट्रेस किसी भी तरीके से कदम पीछे लेने के साइन शो नहीं कर रही तो इनकी आंखों का रिजॉल्व भी और बढ़ जाता है। कोई भी अपने कदमों को पीछे नहीं लेता क्योंकि सब जानते थे कि इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई थोड़ी और स्ट्रेंथ ये मोटू को शायद नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन तब भी अटैक्स को जारी रखना होगा। एक के बाद एक बैम 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 शावों की आवाजें गूंजती है। ये अपने हमलों को ब्लास्ट कर देते हैं डीमन रियम की तरफ जो कि नीचे आ रहा था। भले ही इन अटैक्स की वजह से बहुत बड़ा फर्क न पड़ा हो लेकिन तभी रेजिस्टेंस कभी नहीं रुकता। इस मूवमेंट में एंडलेस फायर टेरिटरी के काउंटलेस पावरों की आंखें लाल हो चुकी थी और अब इन आंखों में डर नहीं बल्कि मैडनेस दिखाई देती है। एक स्पिरिट वो एंडलेस फायर डोमेन का विल वो मोटू ये सब चुपचाप से देख रहा था। वो धीरे से अपने सिर को हिलाता है। वो समझ नहीं पाता कि चींटियां उसका ऐसा विरोध क्यों कर रही हैं, लेकिन लगता है इस खेल से वो फाइनली थक गया था। वो अपने मुंह को खोल के बोलता है डाई। एक ही बार में डीमन रियम और गोलम ये रमिंग के साथ रिलीज करते हैं पावरफुल रोर। फिर वो प्रेशर डिसेंड होता है जो एक्सपर्ट्स की एक और लेयर को क्रश करके रख देता है। ये वो फाइनल डिस्ट्रक्शन था। इस पल एंडलेस फायर टेरिटरी धीरे धीरे क्रम्बल होने लगती है। लोगों की हड्डियां चटकती हैं, सोल शैटर होने लगी थी। फ्लैश और ब्लड के एक्सप्लोजन हर जगह सुनाई देते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोशियान रिम के एक्सपर्ट्स तो पफिंग आवाज के साथ फट जाते हैं। पूरा डोमेन भर जाता है उन डरावनी आवाजों से। लेकिन कीमत चाहे कितनी भी बड़ी हो और चाहे कितने भी पावर हाउसेस अपनी जान गंवा चुके हो, बट कोई भी अपने कदम को पीछे लेने को तैयार नहीं था क्योंकि सब जानते थे कि यह मोटर सिचुएशन और इनका डर बहुत पहले ही जल चुका था। जो अब दिल में रह गया होता है वो थी फ्यूरी, वो डिफायंस। अब खैर ये बैटल चली तो काफी लंबी है लेकिन तुम्हारा भाई बस इम्पोर्टेंट सीन्स को एक्सप्लेन करेगा। वो डिस्फेयर, वो सफोकेशन, ऑपरेशन ये एंडलेस फायर टेरिटरी के हर एक दिल के ऊपर छा चुका था। पूरी टेरिटरी ट्रू हेल बन चुकी होती है। इस जमीन को सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने चाहे कितनी भी बलियां चढ़ा दी हो लेकिन उस डीमन रियम के फैलाव को रोक नहीं पाते। वो तबाही बस मैटर ऑफ टाइम की बात लगती है। हमारा ध्यान जाता है यंची के ऊपर जिनका
इनका शरीर गहरे घाव से भरा हुआ था। उनका ऑरा अनस्टेबल होता है। वो दांती म्यूज के यूनियन के बगल में आते हैं। उनकी दुख से भरी आवाज गूंजती कि मिस्ट्रेस, हमारे नुकसान 30% से ज्यादा हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा। वो इसके आगे कुछ बोलते नहीं है क्योंकि शब्दों का मतलब साफ था। यूनियन भी भरती है गहरी सांस को। फिर धीरे से उसका हाथ गया था उस फ्लावर पैटर्न की तरफ जो कि उसके आईब्रोज के बीच में था। मानो इस सील को ब्रेक करके कुछ एंशिएंट जगाना चाहती हो। वो किसी बंदिश को तोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर वो पावर पूरी तरह से रिलीज हो गई तो न सिर्फ यूनियन अपनी जान को गवा देगी, बल्कि मोटू और उसके आसपास के लोग भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हैं। वो एक सॉफ्ट टोन में कहती है, बहुत हुआ, तुम लोग जाओ। फिर उसके दिल में कुछ शब्द अपीयर हुए थे, जैसे वो किसी एंशिएंट एग्जिस्टेंस को बुला रही हो। यूनियन हल्की आवाज में कहती है, फ्लावर गॉड डिवाइन रेजिडेंस। ये सुन के लोगों के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होते हैं। इनके शरीरों के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। सबकी स्ट्रेंथ इरप्ट हो गई थी। हवा में फैलता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का ऑरा। ये एक के बाद एक अपनी चॉइसेस को बनाते हैं। इवन वो यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स भी आगे आए थे। जब एक लाल आंखों वाला एल्डर ये देखता है, वो सामने पॉइंट करके बोलता है, तुम्हें हमारी ब्लड लाइन्स को जिंदा रखने के लिए जीना होगा। ऐसी बात नहीं थी कि वो मौत से डरता हो, बस वो पीछे एक उम्मीद को छोड़ना चाह रहा था। लेकिन इससे पहले टेरिटरी की प्रोसेस अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को शुरू कर पाते हैं। इन सब के कान में जाती एक लो हम की आवाज जो आई होती हेवन से। तुरंत ही आसमान में एक मैसिव क्रैक बना था। वो फोर्थ इविल गॉड का डीमन क्लाउड जिसने एंडलेस फायर टेरिटरी को सील कर दिया होता है। ये स्पेशल क्रैक उसे भी फाड़ देता है और इसमें से वुश की आवाज गूंजती है। वो फैलता हुआ डीमन रेम और जायंट इविल गोलम। ऐसा लगता है कि किसी एंशिएंट फोर्स ने इन्हें पकड़ लिया हो। फाइनली इनमें से सुनाई देती है क्लंच 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 की आवाजें। ये इंस्टेंटली शैटर हो जाते हैं। सारी डिमोनिक एनर्जी एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर बिखर जाती है। पीस बाय पीस डिसइंटीग्रेट हो गए थे और उन अनेक पावरहाउसेस का सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी रोक दिया जाता है। इन सब के सर ऊपर की तरफ उठते हैं और आंखें क्रैक को देखती हैं। अभी उस जगह से एक लाइट टेरिफाइंग स्पीड के साथ नीचे आ रही थी। ये शुरुआत में तो डिम और अनक्लियर होती है, लेकिन फिर बढ़ती इसकी चमक और भी डेजलिंग होती जा रही थी और भी ज्यादा ओवरवेलमिंग। एंडलेस फायर टेरिटरी के लोगों के दिल में उठती है उम्मीद। फिर क्राउड में कोई डिसबिलीव के साथ बोलते हैं, लॉर्ड शाओ वापस आ गए। हाउएवर ये शब्द कही गए थे तभी कुछ लोगों ने नोटिस किया था उस रोशनी की जो फ्लक्चुएशन थी ये जियान की औरे जैसी नहीं होती है। अभी आंखें तो यूनियन की भी लाल हो चुकी थी। वो दर्द और प्रेशर जिसे उसने दबा के रखा था ये ऐसे कांपता जैसे बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी फील करती है इस फैमिलियर औरे को। ये जियान का नहीं था। नजरें तो मोटू भी उठाता है, उसकी आंखें डार्क हो जाती है और वो धाड़ता है, कौन है इस सीड के अच्छे से प्लान को खराब करने की किसकी हिम्मत हुई? क्या तुम मौत को ढूंढ रहे हो? लेकिन लगता है नीचे आने वाली रोशनी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी स्पीड और भी टेरिफाइंग होती जाती है। फाइनली एक हैंडसम और टॉल फिगर जिसे वास्ट डिमोनिक ग्रीन रेडियंस ने ढक रखा था। हिंदी में बोले तो शानदार हरे रंग की रोशनी। ये किसी एंशिएंट एम्पर की तरह आसमान से नीचे आता है। फिर पूरी एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर गूंजती है वो कोल्ड और मैजेस्टिक आवाज। वो फिगर बोलता है, ये शोर मचाने वाले छोटे से कुत्ते कहाँ से आए? इनकी यहाँ पे घमंड के साथ भौंकने की हिम्मत हुई। फिर वो अपने सिर को उठाता है। ग्रीन डिमोनिक ग्लो थ्रम के साउंड के साथ किसी सैलाव की तरफ फैला था। वो मिस्टीरियस फिगर कहता है, क्या तुम जानते नहीं हो कि ये दुनिया इस एम्पर के प्रोटेक्शन में है? इस पल्ले शब्द गूंजते ऐसा लगता है पूरी एंडलेस फायर टेरिटरी ने सांस लेना बंद कर दिया हो। सबके दिलों में एक रिलीफ फैलती है क्योंकि लोग पहचान जाते हैं इस फिगर को, ये थे डीमन एम्पर। लोगों के मुंह से नाम बार बार बाहर आने लगता है। ये कैटेस्ट्रॉफी के शुरू होने के बाद पहली बार था जब सबने गहरी सांसें भरी होती हैं। इवन मोटू की डिमोनिक एनर्जी भी रुक जाती है। उसके एक्सप्रेशन हो जाती है सोलम। वो सामने खड़े व्यक्ति को देख के बोलता है, डीमन एम्पर। फिर जब उसकी नजरें थोड़ा सा करीब से देखती हैं और उसके होठ हिलते हैं, 7th रीइंकार्नेशन रैंक पीक। हाँ, ये लेवल उसे डराने के लिए काफी नहीं था, लेकिन डीमन एम्पर के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे अनईजी महसूस करवाता है। मोटू के आसपास की इविल डिमोनिक एनर्जी अचानक से राइज होनी बंद हो गई थी और वो डीमन एम्पर को बहुत ध्यान से देखता रहता है। एंड फाइनली उसने कुछ डिस्कवर किया था। डीमन एम्पर की रो के किनारों पे अभी कुछ सफेद रंग की फ्लेम्स जल रही होती हैं। ये ऑर्डिनरी फ्लेम्स नहीं थी, ना ही प्योर डिमोनिक फायर थी। ये कुछ अलग होता है। मोटू आंखें सिकोड़ के बोलता है, होली फ्लेम। ये कैसी पावर है? क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के बाद भी डीमन एम्पर की ये पावर ये अनफेमिलियर और अनक्लियर थी और साथ में होती है खतरनाक। ये फिगर जिस पर अपीयर हुआ था, एक पूरी दुनिया ही एक डेड साइलेंस में चली गई होती है क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाली फ्लक्चुएशन सफोकेटिंग थी। ये वायलेंट या फिर नॉइजी नहीं होती, लेकिन ऐसे प्रेशर के सामने सांस लेना भी मुश्किल होता है। हमारा फोकस जाता है ऊपर 4th इविल गॉड के ऊपर। कसर धीरे से घूमा था और दिमाग में एक ऐसा नाम आया था जो कि उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। डीमन वर्ल्ड सेंटर का डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड डीमन
एम्परर। यार जैसा कि हमने पहले ही जाना कि मोटू बहुत लंबे समय के बाद फ्री हुआ था और ना ही उसे ज्यादा कुछ पता होता है डीमन एम्परर के बारे में, इसलिए कुछ पलों तक शांत रहने के बाद उसकी आंखों का किलिंग इंटेंट ये और भी राइज होने लगता है। वो कहता है तुम चाहे कोई भी हो लेकिन आज मेरी कहर से कोई नहीं बच पाएगा। जब मोटू के शक खत्म हुए थे आसपास के वो डिमोनिक क्लाउड्स शाबू रंबलिंग आवाजों के साथ चर्न होते हैं। फाइनली इनमें से एक एंडलेस इविल एनर्जी से ढका हुआ फिगर निकलता है। इस फिगर का ऑरा डार्क और गहरा था, ये बिल्कुल किसी एंडलेस नाइटमेयर की तरह था। और हाँ ऑफ कोर्स ये था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस का फोर्थ इविल गॉड। इसे लोग अक्सर ड्रीम सोल नाइटमेयर के नाम से बुलाते हैं। हाफ स्टेप एथ रीइंकार्नेशन पावर हाउस। इस पर एंडलेस फाइट टेरिटरी के सामने खड़े होते हैं तो टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स। पहला मोटू जो कि जेन्युइन एथ रीइंकार्नेशन में पहुंच चुका है और दूसरा फोर्थ इविल गॉड। इन दोनों के साथ में अपीयर होते पूरे बैटलफील्ड का प्रेशर डबल हो जाता है। लेकिन लगता है फोर्थ इविल गॉड का अपीयर होना मोटू को पसंद नहीं आया था। हम उसके चेहरे को और भी अगली होते हुए देखते हैं क्योंकि उसकी आंखों में उसका शिकार बस उसका है, चाहे फिर रिवेंज हो या फिर कत्लेआम। फोर्थ इविल गॉड का प्रकट होना एक इंटरफेरेंस है, मानो ये उसके काम में टांग अड़ा रहा हो। जो फोर्थ इविल गॉड मोटू की आंखों में डिस्प्लेयर को देखता है वो गुस्सा होने की वजह धीरे से बोलता है, इस डीमन एम्पर की स्ट्रेंथ और लाइफ एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। बस तुम्हारी अकेली की पावर से तुम इसे कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर सकते। ये जानबूझ के बहुत शांत आवाज में बोल रहा था। वो कहता है चलो हम साथ में काम करते हैं और चिंता मत करो, हम तुम्हें बुद्धा के ऑर्डर्स पे सेव करने के लिए आए हैं। ये सुन के मोटू के दिल का जो विजिलेंस यानी कि चौकन्नापन ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है क्योंकि अभी उसके लिए जो चीज मैटर करती है वो है जान लेना। जहाँ तक बात रही इस फोर्थ इविल गॉड और उसके प्लान्स की, उसे जब तक सबसे पहले मोटू का भरोसा और फिर एंडलेस फायर टेरिटरी की तबाही मिल जाती है, ये मोटू जैसा बींग उसके पंजे से बच नहीं पाएगा। मोटू के मुंह से निकलती हंसी की आवाज। वो अपने सिर को उठा के डीमन एम्पर की तरफ देख के बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो लेजेंडरी डीमन एम्पर से हम साथ में मिलते हैं। जब यहाँ पे इंटेंस बैटल की शुरुआत होने वाली थी हमारा ध्यान उन डिमोनिक क्लाउड्स के ऊपर जाता है जहाँ से सफेद रंग की रोशनी फैल रही थी। वो काले बादल जो कि एंडलेस फायर टेरिटरी को ढक रहे होते हैं, इनके ऊपर छाने लगते हैं वो सफेद रोशनी के गोले। ये लाइट कुछ ज्यादा ही प्योर कुछ ज्यादा ही साफ थी, जैसे नीचे की इविल डिमोनिक एटमोस्फेयर से बिल्कुल अलग हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो उन सफेद रोशनियों के अंदर कुछ ग्रेसफुल फिगर्स खड़ी होती हैं। इनकी और ये पावरफुल थे, ये क्लियरली किसी का पीछा कर रही थी। हमारा ध्यान इनमें से एक फिगर के ऊपर जाता है जो कहती है रिपोर्टिंग टू लॉर्ड हिल। डीमन एम्पर के ट्रेस को लॉक कर लिया गया है, उसकी पोजीशन अभी सामने के एरिया में महसूस करी गई है। जब वो सबसे आगे वाला फिगर ये सुनता है वो हिलता नहीं है, उसकी आंखें रहती हैं बिल्कुल शांत और एक्सप्रेशन बिल्कुल प्राउड और इंडिफरेंट। वो हल्की आवाज में बोलता है तो क्या। लगता है ये सुन के आसपास के सबऑर्डिनेट्स थोड़ा सा हेस्टेट करने लगे थे। एक सबऑर्डिनेट कहता है लेकिन आगे का एरिया ये है एंडलेस फायर टेरिटरी, सो कॉल्ड एंडलेस फ्लेम अलायंस का बेस कैंप। कहा जाता है कि इस फोर्स को जिया ने क्रिएट किया है, वो नाम जो कि क्वीन ऑफ एंजल से खुद आया है। तभी एक और फीमेल वॉइस बोलती, लगता है फोर्थ इविल गॉड भी यही मौजूद है। जिस मोमेंट में ये दोनों नाम कहे गए थे उस लीडिंग फिगर की आंखों में अपीयर होती है एक अजीब सी एक्साइटमेंट, क्योंकि चाहे जियान हो या फिर फोर्थ इविल गॉड ये दोनों ही सिचुएशन को अफेक्ट करने के लिए काफी होते हैं। इस फिगर की आंखों में कोई डर नहीं होता क्योंकि उसे ऑर्डर दिए गए थे एक एंजल को खत्म करने के, और भले ही जियान को क्वीन ऑफ एंजल ने खुद मेंशन किया हो लेकिन ये इस लीडिंग फिगर को बांधता नहीं था। वो बिना हेजिटेशन की बोलती है जाओ एक्शन लो, सबसे पहले लॉक करो फोर्थ इविल गॉड को, जहाँ तक बात रही डीमन एम्पर उसे टेम्परली साइड में रखो। ये सुन के बाकी की रोशनियों के अंदर के फिगर्स धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। ये सब जाते हैं एंडलेस फायर टेरिटरी की तरफ। वहीं पे पीछे रह गया वो लीडिंग फिगर चुपचाप से देखता है और इस समय हम भी उसके 8 पंखों को देख सकते थे। खास बात होती है इन पंखों का रंग, ये नॉर्मली सफेद नहीं था बल्कि ये होता है एक अजीब सा डीप पर्पल। इन वापस से लौटता है युद्ध के मैदान में और इविल गॉड और मोटू एक दूसरे को देखते हैं। इनमें से किसी की भी डीमन एम्पर को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि भले ही ऊपर से डीमन एम्पर की विजिबल स्ट्रेंथ इनसे थोड़ी कम हो, लेकिन इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में एक चीज सबको पता होती है, डीमन एम्पर इस दुनिया के सबसे डरावने बींग्स में से एक है। चाहे उनकी इमोर्टैलिटी का सीक्रेट हो या फिर बाकी की चीजें, खासकर वो गॉडहुड का रास्ता, ये डीमन एम्पर को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। अगर यहाँ पे दोनों मिलके भी काम करते हैं तब भी जीत को जल्दी से हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। इनके पैर स्पेस में प्रेस होते हैं, गूंजती क्रैकिंग आवाजें, फिर ये साथ में मूव हुए थे। इनका वो 8th रीइंकार्नेशन लेवल का प्रेशर डिसेंड होता है, लेकिन इसके सामने भी डीमन एम्पर का एक कदम पीछे नहीं जाता है। धीरे से उनका हाथ उठता है, गूंजती एक जुइंग की आवाज। वो टेरेंट वेपन अपीयर हुआ था, द स्काई स्प्लिटिंग डीमन स्पीयर। ये स्पीयर जिस पर अपीयर होता है इसमें से फटता है वो मॉन्स्टर्स बैटल इंटेंट। आसपास के स्पेस में से हमिंग आवाजें निकलने लगती
लगती है, जैसे इसके अंदर हजारों बीज दहाड़ रहे हो। जब डीमन एम्पर इस भाले को हल्का सा उठाते हैं, इसकी नोक चमकती है हल्की सी रोशनी से। ये स्पीयर उन काउंटलेस बीज की शेडो को रिलीज करता है। अगले पल इसे आगे थ्रस्ट कर दिया गया था। वो स्पीयर शेडो दोनों ही दुश्मनों की खोपड़ियों को टारगेट बनाती है और इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी। इसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता था। एंडलेस फायर टेरिटरी के सभी एक्सपर्ट्स की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वो पावरफुल एक्सपर्ट्स भी देख पाते हैं कि आगे बढ़ने वाली वो अजीब सी रोशनी, इसमें ना ही स्पीयर दिख रहा है ना ही इसका रास्ता। ये अटैक कुछ ज्यादा ही अचानक से आया था, कुछ ज्यादा ही पहना। फोर्थ इविल गॉड के पास फुल अटैक लॉन्च करने का टाइम नहीं होता। वो बस इविल पावर को अपने आसपास ही बुला पाता है। टेक्निक का नाम होता है ड्रीम टूम। एट द सेम टाइम मोटू की डार्क आंखें भी टाइट हो गई थी। वो तुरंत ही अटैक नहीं करता, बल्कि वो आंखें डीमन एम्पर को घूरने लगती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो और डीमन एम्पर ये ऑलमोस्ट सेम एरा से थे। दोनों ने भले एक दूसरे से कभी फाइट नहीं की हो, लेकिन एक दूसरे के नामों को बहुत लंबे समय से जानते हैं। और अब मोटू की स्ट्रेंथ 8th रीइंकार्नेशन रियल में पहुंच चुकी हो, भी उसके पास डीमन एम्पर को हराने का फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही अजीब, कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। जब ये सब विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, उसने डीमन एम्पर के शरीर से कुछ नोटिस किया था। वो भौं से उड़ के बड़बड़ाता है, डीमन एम्पर क्या इसे चोट लगी है? इसी मोमेंट में आसमान में होता है भयानक कोलिजन। वो बूम की आवाज गूंजती है, जैसे दो प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा गए हो। दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलीज होती है वो डेवास्टेटिंग शॉक वेव्स, जो कि अपने आसपास के हजारों मीटर के आसमान को एक्सप्लोड कर देती हैं। बट लगता है टकरावट के बाद भी तीनों को कोई तुरंत ही नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि आसमान में एक दूसरे की पोजीशन को देखते हैं। ये एक अजीब से ट्रायंगल को बनाते हैं। इनके लेवल पर जाके जीत, हार और जिंदगी मौत ये बस एक थॉट के ऊपर डिपेंड करता था। डीमन एम्पर ने कैजुअली अपने हाथ को झटका दिया था। एंडलेस फायर टेरिटरी को ढकने वाला इविल ऑरा, ये पफ की आवाज सा तुरंत ही डिस्पर्स हो जाता है। साथ में एक सॉफ्ट डेमोनिक ऑरा यनन और बाकियों को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये देख के फोर्थ इविल गॉड के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए थे। उसके सर की पीछे के स्पेस में से निकलने लगती हैं कई घोसली सोल्स। ये वो सोल बॉडीज होती है जिन्हें हजारों सालों तक सोल रियम में रख के तड़पाया गया है। ये सब मिलके एक टेरिफाइंग मूव को बना रही थी। फाइनली हमारा ध्यान डीमन एम्पर के ऊपर जाता है। वो सबसे पहले दोनों ओपोनेंट्स को देखते हैं, फिर गूंजती उनकी कैजुअल आवाज, जैसे ये दोनों उनकी आंखों में आने के काबिल भी नहीं हो। डीमन एम्पर कहते हैं तुम्हारे साथ सब बर्बाद करने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए या तो एंडलेस फायर टेरिटरी से बाहर निकलो वरना मरो। हालांकि घमंडी तो मोटू भी बहुत था, बट जब वो ऐसे एरोगेंस को सुनता है, वो एक पल के लिए स्टंट रह जाता है। फिर उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी रोशनी उठती है। रोशनी जब डीमन एम्पर के ऊपर से गुजरती है, अगले पल मोटू ने कुछ जाना था। डीमन एम्पर का डिस्गाइज क्रैक हो गया था। उनके शरीर को ढकने वाली वो रोब ये धीरे से जलने लगती है। इसके नीचे वो सूखे हुए स्केल्स दिखाई दिए थे और इन स्केल्स पे जल रही होती है वो सफेद रंग की फ्लेम्स। ये कुछ ऐसा होता है जैसे कोई इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्स डीमन एम्पर को अंदर से खाने की कोशिश कर रही हो। और ये चीज मोटू के चेहरे की क्रूअल स्माइल को और बढ़ा देती है, क्योंकि अब वो सर्टेन था कि डीमन एम्पर बुरी तरीके से घायल हो गया है। वो हा करके बोलता है, डीमन एम्पर लगता है तुम अभी की सिचुएशन को पहचान नहीं पाए हो। हाँ, तुम्हारा डिस्गाइज काफी अच्छा था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे घायल शरीर के साथ मेरा सामना कर सकते हो तो ये बस मौत का इंतजार है। इस पल चाहे वो हो या फिर फोर्थ इविल गॉड, ये बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। इनके शरीर से निकलती हुई वास्ट इविल एनर्जीज फैलने वाली और एक बूम 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 के साउंड्स बनाते हैं और शरीर फूलने लगते हैं। सबसे पहले चिल्लाता है मोटू, जो कहता है अटैक। नीचे के एंडलेस फायर टेरिटरी के वो अनेक लोग जो कि कुछ पलों की रिलीफ से भरी सांसें ले पाए थे, ये एक बार फिर से फुल अलर्ट मोड में आ जाते हैं, क्योंकि मोटू ने डीमन एम्पर के ऊपर के वो डिस्गाइज को, जो कि उनके घाव को छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसे सबके सामने से हटा दिया होता है। और अब जब उन्हें सामना करना है दो खतरनाक बींग्स का, तो हालात फिर से बुरे हो गए थे। चलो हम भी एंडलेस फायर टेरिटरी के लोगों को थोड़ा सा तैयार होने का समय देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एंजल रेस के लोग सीन में एंट्री मारेंगे और फाइनली कैटेस्ट्रॉफी भी खत्म होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन भी मिट जाएंगे, क्योंकि जब तक जान है तब तक खतरा भी है। अगर आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इसे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये पार्ट आपको कैसा लगा, डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। मुझे लगता है आगे के 2-3 हिस्से भी ऐसी आवाज में रहने वाले हैं, क्योंकि ऊपर से तो जुकाम ठीक हो गया है, लेकिन कफ वगैरह भी बाकी है। चैनल की मेंबरशिप जब भी ओपन है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली उसका पार्ट बन सकते हो। वहीं पर जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। जॉइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।